आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स को अभी भी म्यूचुअल फंड क्या करता है, एआईएफ क्या करता है या पीएमएस क्या करता है, उसके बारे में अभी भी एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता है। ओके। तो आई वुड लव यू टू शेयर योर एग्जैक्ट इनसाइट कि तीनों में डिफरेंसेस होते क्या हैं। श्योर। सो पहले तो इक्विटी रिसर्च को ही ले लेता हूं। तो इक्विटी रिसर्च एक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम एक लिस्टेड स्टॉक का रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। आप टेक्निकली उसको एक्सटेंड करेंगे तो हम अनलिस्टेड का भी कर सकते हैं, बट जनरली इंडिया में जो पॉपुलर है वो लिस्टेड स्टॉक का रिसर्च है। इक्विटी रिसर्च इंडस्ट्री में दो सेगमेंट्स हैं। सेम कॉन्सेप्ट को आप एक बाय साइड पे कर सकते हैं और आप एक सेल साइड पे कर सकते हैं। जो भी हम ब्रोकर रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो भी ब्रोकिंग फर्म है, वो सेल साइड पे आती है। इसे सेल साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अपना ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म इफेक्टिवली सेल कर रहे हैं, रिसर्च सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो भी फंड इन्वेस्ट कर रहा है, जो एक्चुअल एक्शन ले रहा है, उसे हम बाय साइड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड हो या पीएमएस हो या एआईएफ हो, इन्हें हम बाय साइड कहेंगे। काम सेम है, दोनों एंड पे आप एक कंपनी को ही रिसर्च कर रहे हैं। सेल साइड पे जनरली थोड़ा ज्यादा डिटेल में होता है, क्योंकि करियर वाइज सेल साइड में ऐसा होता है कि आप जो एनालिस्ट होते हैं वो सेक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। बाई साइड पे जो एनालिस्ट होते हैं वो दे में भी सेक्टर स्पेशलिस्ट, बट क्योंकि उनका लॉजिक फंड मैनेजमेंट की तरफ जा रहा होता है तो थोड़ा ब्रेड्थ ज्यादा होता है, ज्यादा सेक्टर कवर कर रहे होता है। जबकि सेल साइड पे एक ही सेक्टर में बहुत इन डेप्थ कोई चला जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बाई साइड की तरफ। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा, विच इज म्यूचुअल फंड, पीएमएस एंड एआईएफ, तो ये पहले सिर्फ म्यूचुअल फंड और पीएमएस हुआ करते थे। एआईएफ इज अ रिलेटिवली न्यू एंट्रेंट इनटू दिस स्पेस। म्यूचुअल फंड इज द सिंपल प्लेन वनीला प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल, जो हम देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है। एचएनआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आइडिया उस प्रोडक्ट का यह है कि अगर हम इक्विटी मार्केट्स की तरफ देखें या डेट मार्केट्स की तरफ देखें, तो एक सिंपल प्रोडक्ट है, रीजनेबली लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, सबके लिए सेम है, चाहे आप करें चाहे मैं करूं। उसमें कैटेगराइजेशन कुछ भी हो सकते हैं और ईज ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो ये करके हमने म्यूचुअल फंड बना दिया। मेरा अजम्पशन है कि म्यूचुअल फंड सबको समझ में आता होगा, राइट। अब आते हैं पीएमएस पे। तो पीएमएस पहले भी हुआ करता था। पहले उसमें लिमिट 5 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता था, फिर उसे 25 लाख कर दिया गया, अब 50 लाख है मिनिमम। अगर आप पीएमएस में अकाउंट खोलना चाहते हैं कोई अपना, तो 50 लाख आपको इन्वेस्ट करना है। तो लॉजिकली इट बिकम्स एन एचएनआई ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट। अगर मेरे पास 2-2.5 करोड़ नहीं है तो अनलाइकली है कि मैं 50 लाख रुपए एक पीएमएस को दे दूंगा, करेक्ट। क्योंकि मैं किसी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाके, इन्हें हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कहेंगे क्योंकि ये अपना फंड या पीएमएस बना रहे हैं, तो मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो का 20-25% से ज्यादा किसी को नहीं दूंगा, राइट। तो अगर मेरे पास 2-2.5 करोड़ इन्वेस्टेबल कॉर्पस है तो उसके बाद शायद पीएमएस मेरे लिए रिलेवेंट होते हैं। पीएमएस थोड़े से लेस स्टैंडर्डाइज्ड है, राइट। तो पीएमएस पे उतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जितने म्यूचुअल फंड्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स में इंटरनली एंड एक्सटर्नली देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्क कंट्रोल्स। अगर एक लार्ज कैप फंड है तो उसे 80% मिनिमम लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप का डेफिनेशन सेबी ने डिफाइन कर रखा है, उसी में करना है, राइट। किसी एक स्टॉक में 10% से ज्यादा होल्ड नहीं करना है, जैसे मान लीजिए। इसके अलावा विद इन द फंड हाउस, म्यूचुअल फंड्स क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को केटर कर रहे हैं, तो फंड हाउसेस खुद भी कुछ रिस्क कंट्रोल्स लगा देते हैं उसके अराउंड, कि हमें किसी सेक्टर पे 20% या 25%, या आप मान लीजिए आपका बेंचमार्क है कोई, तो बेंचमार्क के वेट से 10% से ज्यादा या कम नहीं होना है वो। तो मान लीजिए बैंकिंग का वेटेज अगर 30% है बेंचमार्क में, तो हमारे फंड में बैंकिंग ना कभी 20% से नीचे जाएगा, ना कभी 40% से ऊपर जाएगा। इस तरह का कुछ आपने कैटेगराइजेशन कर रखा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क कंट्रोल्स हैं। आइडिया एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का है म्यूचुअल फंड में। पीएमएस पे ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो पीएमएस फंड मैनेजर्स ऐसे भी हैं इंडिया में जो 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं। रिस्क कंट्रोल इंटरनली डिफाइंड है उनका, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आइडिया ये है कि आप एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर की, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया है, उनकी एक स्पेसिफिक नीड को केटर कर रहे हैं, राइट। अगर मुझे चाहिए कि मैं एक मोमेंटम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करूं, या मुझे चाहिए कि मैं एक बहुत ही डेडिकेटेड मिड कैप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करूं, जिसमें कि 10 स्टॉक से ज़्यादा ना हो, या मुझे चाहिए कि मैं एक थीमेटिक कुछ इन्वेस्टिंग करूं जिसमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना हो, तो वो सारे कस्टमाइजेशंस जो हैं टेक्निकली, वाइल इट विल नॉट हैपन कि मेरे और आपके लिए सेम प्रोडक्ट अलग अलग कस्टमाइज कर रहा है, वो नहीं होगा। उसमें भी देयर आर कैटेगराइजेशंस ऑफ म्यूचुअल ऑफ पीएमएस प्रोडक्ट्स जिसमें हो सकता है। बट जो हम नॉर्मल सेंस में जो पीएमएस हम सुनते हैं, उसमें फंड मैनेजर हम दोनों के लिए सेम पोर्टफोलियो ले रहा होगा, पर फंड मैनेजर के पास थोड़ा रिलैक्सेशन है इन टर्म्स ऑफ वो क्या कर सकते हैं इसके साथ में। कॉन्सिक्वेंटली पीएमएस पे थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होता है, एंड जनरली पीएमएस वर्ड में एक सक्सेस फी का कॉन्सेप्ट रन करता है कि अगर आपके पोर्टफोलियो ने 20% से ऊपर बनाया या 10% से ऊपर बनाया, वो नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग।
कुछ कहते हैं इसे हर्डल रेट हम कहते हैं जैसे, तो जनरली एक हर्डल के ऊपर अगर आपने बनाया पैसा तो फिर उससे कुछ शेयरिंग और मिल जाता है फंड मैनेजर को। उसके अराउंड और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ डज दैट वर्क। सम ऑफ द पीएमएसएस नाउ हैव गॉन टू द पॉइंट वेयर दे आर सेइंग वी विल ओनली चार्ज द मैनेजमेंट फी। सम हैव सेड वी विल सॉर्ट ऑफ चेंज द हर्डल, ऊपर नीचे थोड़ा चेंज करेंगे उसको। हाँ, तो वो कस्टमाइजेशंस पॉसिबल हैं उसमें। एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं उसके अराउंड, पर ये एक ब्रॉड सेट जो है वो पीएमएस का केटरिंग करता है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे। इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने upsearch.club एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है। आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2,999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए। एआईएफ और नया है। अब एआईएफ और ओपन फील्ड है, उसमें मतलब 3 कैटेगरीज होते हैं, एआईएफ कैटेगरी 1, 2, 3। जो हम पीएमएस से देखते हैं वो टेक्निकली बहुत लूज शब्दों में कहूं तो जो ग्लोबली हम हेज फंड के बारे में सुनते हैं वो इंडिया में एआईएफ हो गया है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है ये। कैटेगरी 3 जो है, सबसे पहले उससे शुरू करते हैं बिकॉज वो लिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। वो इक्विटी में डाल सकता है पैसा, वो डेरिवेटिव्स में डाल सकते हैं पैसा, वो कहीं और भी डाल सकता है। सो अब इन फंड्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। अनलिस्टेड में भी जा सकते हैं, ये अनलिस्टेड में भी जा सकता है, स्टार्टअप्स में भी। हाँ, तो इनके अलग कैटेगरीज हैं जो सिर्फ स्टार्टअप में डालते हैं, बट बेसिकली दोज आर डिफाइंड एंड दे हैव अ लॉट मोर फ्रीडम टू गो एनीवेयर इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग। ऑब्वियसली इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 करोड़ होता है, तो और थोड़ा सा आप सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के पास चले जाएंगे या जिनके पास और नेटवर्थ है, किसी के पास 8-10 करोड़ रुपए हैं या 50 करोड़ रुपए हैं, वो अगर अपने हिसाब से कुछ पोर्टफोलियो ढूंढ रहे हैं तो उन्हें यहाँ मिलेगा। 10-20% का लॉजिक कांस्टेंट रहता है कि मेरे टोटल कॉर्पस का एआईएफ में मैं 10-20% जितना ही। जनरली अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप किसी एक एंटिटी को 10, 15, 20 रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहेंगे। कल को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो इट्स दैट सिंपल डाइवर्सिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, राइट, कि मैं वो डाइवर्सिफिकेशन जो मुझे फंड दे रहे हैं उनके साथ भी लगाना चाहता हूँ, राइट। तो वो लॉजिक के हिसाब से है, बट मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो करना जरूरी है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू, राइट। अब एआईएफ में और कैटेगरीज होते हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वेंचर कैपिटल फंड हुआ या प्राइवेट इक्विटी फंड हुआ या कई बार वेंचर डेट फंड होते हैं जो डेट देते हैं अनलिस्टेड एंटिटीज को। ये फंड्स भी जो हैं ये एआईएफ, रियल एस्टेट फंड्स आ जाते हैं। तो ये सब एआईएफ की कैटेगराइजेशन में आने लगे हैं। इन कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 उसमें वो लिस्ट हो जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। कुछ इसमें से लॉकड इन होते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल फंड है या प्राइवेट इक्विटी फंड है तो वो जनरली 10 साल के लॉक इन के साथ आते हैं। उनका पीरियड 10 साल डिफाइन होता है और वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं और जैसे जैसे पैसा आता जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते चलते हैं। एक जो मेजर डिफरेंस है म्यूचुअल फंड, पीएमएस और एआईएफ में, वो आता है टैक्सेशन के अराउंड, ठीक है। सबसे पहले पीएमएस लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है इन द टैक्सेशन रेजिम। अगर मैंने एक पीएमएस के पास अपना अकाउंट खोला तो वो मेरे नाम पे अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। एंड उन्होंने कुछ शेयर खरीदा और बेचा तो ऐसा माना जाएगा कि वो मैंने खरीदा और बेचा, तो उस पर टैक्स इंसिडेंस सीधा मुझ पे है। जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो पे कर रहा हूँ वो ही यहाँ पे आने वाला है। सेम एलटीसीजी एसटीसीजी जैसे लगता सेम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एग्जैक्टली सेम प्रीमाइज लगने वाला है जो दोनों पे लगेगा, ठीक है। तो ये नेट ऑफ फीस लगता है कि ग्रॉस ऑफ फीस लगता है? बेसिकली नेट ऑफ फीस इज डिडक्टेड फ्रॉम द एनएवी और उस पे आप जो गेन कर रहे हैं उस पे टैक्स लग जाएगा, राइट। अब आप अगर एआईएफ देखेंगे तो एआईएफ कैटेगरी वाइज टैक्सेशन होता है। कैटेगरी 1 और 2 को पास थ्रू स्टेटस बोलते हैं। पीएमएस भी पास थ्रू स्टेटस है। पास थ्रू का मतलब ये है कि टैक्स इंसिडेंस सीधा इन्वेस्टर पे आएगा, ठीक है। फंड मैनेजर सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, टैक्स आप पे आएगा जो भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट हो रहा है। तो कैटेगरी 1 और 2 में सपोज किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया और उसमें पैसा रिडीम किया और आपने पैसा बनाया, तो जो भी वो जिस कैटेगराइजेशन के अंदर आएगा उस पर वो टैक्स आप पे लग जाएगा, सीधा आपको पे करना है। कैटेगरी 3 इज नॉट पास थ्रू। कैटेगरी 3 पे टैक्सेशन जो है वो फंड पे करेगा, आपके बिहाफ पे करेगा, पर फंड पे करेगा। तो आपको पे नहीं करना है, आपने इन्वेस्ट किया, फंड आपके अकाउंट में से टैक्स पे कर देगा। टैक्स इंसिडेंस इज ऑन द फंड। ये इसलिए है क्योंकि एआईएफ कैटेगरी 3, एनी काइंड ऑफ एआईएफ और म्यूचुअल फंड दोनों में पूलिंग ऑफ फंड्स होता है।
तो जब मैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा अकाउंट क्रिएट अलग से नहीं हो रहा है जिसमें इन्फोसिस का शेयर खरीदा जा रहा है या आईसीआईसीआई बैंक का शेयर खरीदा जा रहा म्यूचुअल है। फंड में म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पूल कर रहा है और फिर जाके स्टेक खरीद रहा है। तो जो कंपनी का लिस्ट आएगा उसमें भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड दिखेगा, मैं नहीं दिखूंगा। पर अगर मैं पीएमएस के थ्रू जा रहा हूं तो मैं दिखूंगा, राइट, मेरा नाम आएगा वहां पे। सो इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल फंड इज पूलिंग, एआईएफ इज आल्सो पूलिंग। एआईएफ में फंड लेवल पे टैक्स पे करना होता है, म्यूचुअल फंड इज एक्चुअली एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्स ऑन अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस। ओके, तो मैंने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 12,000 रुपए रिडीम किए, तो मुझे ये 2,000 रुपए पे टैक्स पे करना है, डिपेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर मैंने रिडीम नहीं किया तो मुझे कुछ टैक्स नहीं पे करना। ये पीएमएस और एआईएफ के साथ ट्रू नहीं है। अगर मैंने रिडीम नहीं भी किया तो पीएमएस में तो अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन के हिसाब से मुझे टैक्स पे करना है। मैंने 50 लाख रुपए दिए, वो 50 लाख के 60 लाख हो गए मान लीजिए, 20% का गेन हुआ। पोर्टफोलियो में अगर कैपिटल गेन टैक्स आया है तो वो मुझे पे करना है रिगार्डलेस ऑफ वेदर आई हैव रिडीम्ड द मनी और नॉट। इट इज लाइक मेरे पोर्टफोलियो पे टैक्स पर आया, रियलाइज करना पड़ेगा। रियलाइज हो गया है, ओके, राइट, मतलब अनरियलाइज पे नहीं, अनरियलाइज पे कहीं पे भी नहीं है, रियलाइज पे ही है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 50 लाख रुपए पीएमएस में डाले और 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाले। 50 लाख क्योंकि मिनिमम 50 लाख है, सिंपल रहेगा। या आप चाहें तो मतलब इसको सिंपलिस्टिक करने के लिए मान लीजिए 10,000 रुपए डाले दोनों जगह। एक बार के लिए रूल हटा देते हैं कि पीएमएस में कितना होगा। 10,000 रुपए से फंड मैनेजर ने दोनों जगह जाके इन्फोसिस का शेयर खरीदा। इन्फोसिस का शेयर 20% ऊपर गया एक महीने में, दोनों जगह फंड मैनेजर ने बेच दिया, तो 10,000 के 12,000 हो गए दोनों जगह। ये जो 12,000 रुपए आए, इसको मान लीजिए फंड मैनेजर कैश में रख रहा है अगले 11 महीने तक, ठीक है। अगर मैंने म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं किया है साल के एंड तक और 1 साल के बाद रिडीम किया, तो मुझे उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है 20% पे, जो 2,000 रुपए बने उस पर। पीएमएस के केस में हाउएवर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा क्योंकि टैक्स स्टॉक लेवल पे है और मेरे अकाउंट लेवल पे है, वो रियलाइज हो चुका है, तो मुझे उस 2,000 पे 15% पे करना है, करेक्ट। सो दैट्स द डिफरेंस। सो देयर इज दिस एडवांटेज फ्रॉम अ टाइमिंग पर्सपेक्टिव एज वेल, कि अगर मैंने रिडीम किया ही नहीं तो मुझे टैक्स देना ही नहीं, राइट, जबकि पीएमएस में मुझे हर साल देना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से हैं, तो वहां पे ये टैक्सेशन का एडवांटेज आता है। ऑफ कोर्स अगर आप दोनों ही जगह लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं और बाद में लॉन्ग टर्म सेल कर रहे हैं तो फिर इक्वेशन सेम है। पर अगर बाय चांस पीएमएस में किसी ने शॉर्ट टर्म में बेच दिया फंड मैनेजर ने और म्यूचुअल फंड में बेच दिया, सेम चीज हुई, तो म्यूचुअल फंड पे फंड मैनेजर लेवल पे कोई टैक्सेशन नहीं है। टैक्सेशन तभी है जब मैं रिडीम करूंगा अपने फंड को, राइट। Those are the broad differences of these three categories. As the investors get more sophisticated, you move towards PMS, AIF, वो आपको नीड होने लगता है क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। चाहे आप 500 रुपए डाल रहे हैं या आप 5 करोड़ रुपए डाल रहे हैं या 50 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, पोर्टफोलियो एकदम सेम है। जबकि पीएमएस और एआईएफ में आपको कई बार वो फ्रीडम मिल जाता है क्योंकि आप एक स्लाइटली हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स के लिए वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ रिलैक्सेशन के साथ में कुछ कस्टमाइज जैसा कुछ बना सकते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक नीड को केटर कर रहा है।